हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सकलानी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीआरएयू का जो सिलेबस दिया गया है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज दी टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सो आपने अगर सिलेबस पूरा डिटेल में देखा होगा तो उसमें अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं। उसमें से ही एक है फार्मिंग सिस्टम्स एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में। तो उसी पे आज हम ये वीडियो जो है इम्पॉर्टेंट आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए हम लेके आए हैं। सो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज दी सस्टेनेबल फार्मिंग। नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल फार्मिंग? ओवर द ईयर्स हमने कन्वेंशनल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस यूज करी हैं, जिसकी वजह से क्या है, जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी इनपुट्स फार्मिंग में यूज किए जाते हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया जाता है बहुत बार। ठीक है, तो वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, जितने भी हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं उनको भी इरैशनल यूज किया जाता है। सस्टेनेबल फार्मिंग जो नया कॉन्सेप्ट आया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम जितने भी ये रिसोर्सेस हैं उनका ऐसा यूज करेंगे, जो भी वाटर हो गया, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हो गए, डिफरेंट जो भी पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं उनका जुडिशियस यूज करेंगे सो दैट दीज रिसोर्सेस कैन बी सेव्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। सो क्या है, we can meet the demand, at the same time we have to keep in mind कि हम अभी का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो कम ना हो। we have to meet the demand of the population, at the same time we have to conserve our all the resources for the future generation also। ठीक है, तो इसमें हम क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि हम इंटीग्रेटेड यूज ऑफ एनी डिजीज मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स for disease management, for insect management as well, integrated nutrient management हम कर सकते हैं, जिसमें क्या है इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको साथ में यूज कर सकते हैं, सो दैट हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी सॉइल है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ सके। ठीक है, तो इस वे में क्या है, सॉइल भी कंजर्व हो रही होगी, हमें एक्स्ट्रा केमिकल्स भी नहीं जाएंगे उसमें, एंड इट विल बी सस्टेनेबल। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा दैट इज अबाउट द शिफ्टिंग कल्टीवेशन और द झूम कल्टीवेशन, ऑल्सो नोन एज द स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। सो इसमें क्या है, स्पेशली द नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो एरिया है उनमें क्या किया गया, उनमें ये प्रैक्टिस पहले से फॉलो की जा रही है। तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी एरिया, कोई भी फॉरेस्ट का एरिया लेते हैं, वहाँ पर ये पूरी जो नोमैडिक कम्युनिटी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती रहती है। तो वो जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर जितनी भी ट्रीज होती हैं उनको सबको काट दिया जाता है, एंड देन दिस लैंड इज यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए। नाउ दिस कुड हैव बीन सस्टेनेबल अगर वो बार बार उसी लैंड एरिया को यूज करते रहते एंड जुडिशियसली यूज करते रहते। लेकिन ये नोमैडिक कल्चर के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक एरिया को तो पूरा दे विल क्लीन इट अप, देन दे विल यूज दिस एरिया फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम, 1-2 साल जब उन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन ले लिया, वहाँ पर से क्रॉप उगा ली है, जब उस ज़मीन की जो भी फील्ड इन्होंने बनाया है उसकी फर्टिलिटी जब कम होने लगती है, क्योंकि एक्स्ट्रा आउटपुट तो एक्स्ट्रा इनपुट्स तो देते नहीं है, जो भी उसकी फर्टिलिटी होती है उसी को यूज़ करके उसमें क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। तो जब उसकी फर्टिलिटी कम होने लगती है तो ये वो वाला एरिया छोड़ के किसी दूसरे एरिया में जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बिकॉज दे कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, क्योंकि इससे क्या है, एक तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी ट्रीज हैं उनको बर्न कर देते हैं, एंड एट द सेम टाइम ट्रीज को कट कर दिया है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो now shifting cultivation is generally like most of the areas में अब बहुत कम हो चुकी है। अब जितना थोड़ा बहुत भी बचा है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत कम एरियाज हैं जहाँ पर ये कल्टीवेशन किया जाता है। देन वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज द मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें कि आप डिफरेंट फार्म एंटरप्राइजेस मतलब कि एक आप क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हो, उसके साथ कैटल रियरिंग कर सकते हो, फिशरीज फिश कल्टीवेशन कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप पोल्ट्री कल्टीवेशन भी कर सकते हो।
तो ये सारे जो अलग अलग एंटरप्राइजेस हैं, इनको इंटीग्रेट करके जब फार्मिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड दी मिक्स्ड फार्मिंग। ओके, तो इससे क्या होता है, जो भी रेसिड्यू है, लाइक अगर काउ कैटल रियरिंग आप कर रहे हैं तो उसमें से जितना भी काउ डंग निकलता है, दैट कैन बी यूज्ड इन द फार्म एरियाज। अगर आप फिश रियरिंग कर रहे हो तो उसमें जो फिशेस का जितना भी रेसिड्यू निकलता है, दैट कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप कल्टिवेशन। सो इट इज बेसिकली आप इसको भी एक सस्टेनेबल फार्मिंग की कैटेगरी में रख सकते हो। सो दैट इज अबाउट द मिक्स्ड फार्मिंग। नाउ अनदर कॉन्सेप्ट वी हैव, दैट इज इमर्जिंग वन, इज द प्रिसिजन फार्मिंग। नाउ प्रिसिजन फार्मिंग क्या है? प्रिसिजन फार्मिंग इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें कि आप पहले एक लैंड एरिया लेते हो और उसको एसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मशीनरी हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। दैट कैन बी ड्रोन्स आर यूज, रिमोट सेंसिंग इज यूज्ड इन दिस। तो उस मशीनरी से आप पहले वेरिएबल जो भी है, मतलब कि कोई भी आपका लैंड एरिया है, कोई भी फील्ड एरिया है, वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं। अगर नॉन यूनिफॉर्मिटी है तो फर्स्ट वो वेरिएबिलिटी को चेक करेगा और फिर उसके हिसाब से जहाँ पर भी ज़रूरत है किसी इनपुट की, किसी भी फर्टिलाइज़र की या फिर किसी पेस्टिसाइड को स्प्रे करने की, जहाँ पर भी ज़रूरत है, सिर्फ वहीं पर ये इनपुट्स डाले जाएंगे। नाउ हाउ दिस इज़ हेल्पफुल? दिस इज़ हेल्पफुल क्योंकि एक्स्ट्रा कोई भी हमारा इनपुट है वो यूज़ नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा उसका वेस्टेज नहीं हो पाएगा। सपोज देयर इज अ लैंड एरिया, हमारा पूरा एक फील्ड एरिया है एंड इस वाले पार्ट में ही क्या है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो पहले ये एसेस कैसे करेगा? इधर विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स की हेल्प से वहाँ पर कैमरा लगा के उसकी इमेज खींच के क्या है, ये इनपुट देगा कि यहाँ पर क्या है, लीव्स जो है, कोई भी प्लांट है उसकी लीव्स बहुत लाइट कलर की है। अब लाइट कलर की मतलब कि उसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी है, ठीक है। फिर वो उसको एसेस करेगा एंड वहीं पर जा कर के बाद में जो भी इनपुट होगा, नाइट्रोजन या फिर कोई भी फर्टिलाइजर है, वहीं पर ये इनपुट को डाल दिया जाएगा। सो दैट इज द प्रिसिजन फार्मिंग, प्रिसाइज यूज ऑफ द इनपुट्स। ओके, so that is about the precision farming. इसमें different technologies like GIS, GPS, drone technology is used. Okay, then next concept is about the organic farming. Now organic farming भी बहुत emerging topic है। Organic farming में क्या है, कोई भी हम chemical use नहीं करेंगे, कोई भी सिंथेसाइज जो फैक्ट्री में सिंथेसाइज हुआ या इंडस्ट्रीज में सिंथेसाइज हुआ केमिकल यूज नहीं किया जाता है। सिर्फ जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको ही हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करते हैं। अब नेचुरल प्रोडक्ट्स कैन बी इनऑर्गेनिक एज वेल, ठीक है। तो कोई भी अगर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, that wouldn't be called fertilizer, it will be like inorganic resource है, कोई inorganic mineral है, उसको हम यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, गिवन दैट कि उसमें कोई भी हम एक्स्ट्रा केमिकल या जो बाहर से सिंथेसाइज किया हुआ केमिकल है वो उसमें नहीं डालें। तो दैट कैन बी यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ना ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी अलग से एक स्टैंडर्ड्स हैं। Those are from NSOP, National Standard for Organic Production। इसमें दिया गया है कि कौन से वाले प्रोडक्ट्स यू कैन यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड कौन से यू कैन नॉट, ठीक है। सो दैट इज अबाउट दी ऑर्गेनिक, जितने भी ऑन फार्म या फिर नेचुरली फॉर्म्ड इनपुट्स है, दोज आर यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। बट एट द सेम टाइम we cannot like totally depend on organic farming, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन क्या है, कंपैरेटिवली जो हमारा इनऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रोडक्शन इट लाइक कुछ साल बाद क्या है, प्रोडक्शन नीचे होता रहता है। सो इसलिए वी से दैट वी कैन नॉट लाइक टोटली रिलाई ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू like go for organic farming और inorganic farming दोनों एक साथ हम कर सकते हैं। Now another emerging topic that is about the natural farming. Now what's the difference between the organic farming और natural farming? Organic farming में आप सारे organic products डालते हो, लेकिन वो क्या है, लाइक बायो फर्टिलाइजर है, वो बाहर से हम इनपुट इसमें डाल सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग में आप कोई भी बाहर का प्रोडक्ट नहीं डाल सकते। जो भी ऑन फार्म इनपुट्स हैं, ऑन फार्म जो भी
रिसोर्सेज हैं उन्हीं का यूज करके हमें क्या करना है, फार्मिंग करनी है। सो दैट इज द नेचुरल फार्मिंग। और इसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट जो डेवलप हो रहा है, दैट इज द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। हाउएवर जो नेचुरल फार्मिंग है वो जीरो बजट ही होगी, क्योंकि आप कोई भी बाहर से इनपुट डाल नहीं रहे हो, तो इट इज द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब इसके भी 4 मेन कॉम्पोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज द बीज अमृता। बीज अमृता सेज कि जो भी सीड आप यूज कर रहे हो, पहले तो सीड क्या है, वो भी बाहर से इनपुट नहीं लाना है। जो भी आपका पहले की क्रॉप है वो ही, उसका ही जो सीड बचा होगा दैट इज यूज्ड, ठीक है। सीड को भी क्या है, सीड ट्रीटमेंट के थ्रू क्या है, ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें सीड ट्रीटमेंट के लिए वी यूज काउ डंग, काउ यूरिन यूज किया जाता है। देन सॉइल जो होती है, सॉइल को यूज किया जाता है, जैगरी यूज की जाती है। सो दैट इज अबाउट द बीज अमृत। देन वी हैव जीवामृता। नो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड, ओनली जो ऑन फार्म कैटल है उसका जो काउ डंग निकलता है दैट इज यूज्ड, उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करना है। जो भी क्रॉप रेसिड्यूज हैं उनको एज अ फर्टिलाइजर, एज अ मैन्योर यूज करना है। सो दैट इज अबाउट द जीवामृता, ठीक है। जीवामृता में भी वी यूज दिस काउ डंग, काउ यूरिन और जैगरी यूज की जाती है, सॉइल यूज की जाती है। देन वी हैव मल्चिंग वाला अनदर कॉन्सेप्ट दैट सेज कि जो भी लाइक ग्राउंड एरिया है, सॉइल है, उसको हमेशा मल्च से कवर करना चाहिए, सो दैट जो उसमें वीड का सप्रेशन हो सके, जो वाटर है उसको कंजर्व कर सके। तो क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग है उसमें हम कोई भी हर्बिसाइड तो डालते नहीं है, इसमें सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए ही क्या है, मल्चिंग इज लाइक वन ऑफ द प्रिवेंशन। सॉइल इरोजन के लिए भी प्रिवेंशन है और वीड के ग्रोथ के लिए भी ये प्रिवेंशन है। देन वापासना सेज की जो भी सॉइल मॉइस्चर प्रेजेंट है सॉइल में उसको कंजर्व करके रखो, ठीक है। Then we have another concept that is the conservation agriculture. Conservation agriculture क्या कहता है? It is a farming system that can prevent the losses of arable land while regenerating the degraded land. सो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर भी क्या प्रमोट करता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ही। इन अ वे यू कैन से कि ये क्या है, सिनोनिमस से टॉपिक्स ही है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में भी यही कहा जाता है कि जो कन्वेंशनल फार्मिंग से हम क्या कर रहे हैं, इतने सालों से हम टिलेज ऑपरेशंस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उससे क्या है, सॉइल क्या है, बहुत ज़्यादा फ्राइबल हो जाती है, सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एट द सेम टाइम जो भी ऑर्गेनिक मैटर या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट है, ज़्यादा टिलेज ऑपरेशंस करने से क्या है, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। सो जो कन्वेंशनल हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं फॉर द फार्मिंग, उनकी वजह से जो भी एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हो रहे हैं उनको रोकने के लिए वी गो फॉर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर या कंजर्वेशन टिलेज भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसमें कंजर्वेशन टिलेज आता है दैट सेज कि एटलीस्ट 30% जो लैंड एरिया है वो क्रॉप रेसिड्यू से कवर्ड होना चाहिए। इसी के अंदर आता है हमारा नो टिलेज सिस्टम, वी हैव मिनिमम टिलेज सिस्टम, वी हैव रिड्यूस्ड टिलेज सिस्टम। सो ये भी इसके अंदर ही कॉन्सेप्ट्स आते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए और जो भी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए। सो दैट इज द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एंड एट द सेम टाइम इट सेज कि मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस होना चाहिए, परमानेंट सॉइल कवर होना चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज। सो एक ही टाइप की हम बार बार प्लांट स्पीशीज नहीं लगाएंगे। अगर पहले सीरियल क्रॉप्स हैं तो हम दोबारा सीरियल क्रॉप्स नहीं लगाएंगे, उसके बाद क्या है, हम उसे लेग्यूम क्रॉप से रिप्लेस करेंगे। क्योंकि क्या है, अगर आप सेम टाइप के प्लांट्स बार बार लगाते रहो, सेम टाइप की क्रॉप बार बार लगाते रहो, तो उनका जो एब्जॉर्प्शन का पैटर्न है, ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पैटर्न जो है दैट वुड बी सेम एंड सेम टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स है वो लैंड से डिग्रेड होते रहेंगे। अगर हम दूसरी क्रॉप लगाते हैं तो क्या है, लेग्यूम से अगर हम लगा दें तो ये क्या है, सॉइल को रीजनरेट करेगा, उसमें नाइट्रोजन का इन्फ्यूजन करेगा, सो दैट विल बी हेल्पफुल। सो दैट इज द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप भी MPRAEO के लिए एम कर रहे हैं
तो आप हमारी साइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्री PYPV उसमें अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो भी अवेलेबल है। और अगर आपको कोर्स खरीदना है तो आप हमारी साइट पे जाके कोर्स क्लेम में भी एनरोल कर सकते हैं। कोई भी फर्दर क्वेरी के लिए आप यहाँ पर दिया गया नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, इस पे आप क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई वुड रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।